पहली बार जब मैं स्कूल में गई तब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चे मुझे ऐसे देखते थे कि जी मैं कोई अलग दुनिया से आई हूँ। मेरी स्कूल लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग वाली थी। हमारे गांव में एक हमारे लिए लैंग्वेज यूज की जाती थी लंगड़ी। मेरे कानों में वो शब्द अभी भी गूंजते हैं। मेरा 85 बॉडी वैसे वर्कलेस है। सो सोनल, कभी ऐसा पल भी आया लाइफ में जब लगा कि बस अब और नहीं, और ऐसे पलों में खुद को कैसे संभाला आपने? मुझे बहुत बुरा फील होता था, भगवान ने मुझे क्यों ऐसा दिया, क्यों मुझे ऐसा किया, क्या मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ता है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पैरा एथलीट सोनल बेन वसोया से, जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 85 मेडल्स हमें दिला चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की गेस्ट मिस सोनल बेन वसोया से। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू विद अस। सोनल, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप हमारी देश की मान हैं, आन हैं, आई कैन से आप हमारे लिए गर्व का विषय हैं हमारे देश के लिए, बट आप खुद को कैसे डिफाइन करती है? आप अपने शब्दों में बताएं कि आप खुद को क्या मानती हैं। मैम थैंक यू, पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया और इतना मुझे मान और सम्मान जो दिया जा रहा है, और मैं एक पोस्ट कार्ड के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो मैम मैं अपने आप को खुद को मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ। मैं हमेशा यही मैंने सोचा है कि मैं एक मेरी जो डिसेबिलिटी है मेरे लिए एक अभिशाप नहीं, एक अभिमान है। तो मैं हमेशा अपने आप को खुद को एक आइडल मानती हूँ। मुझे कोई आइडल की जरूरत नहीं, मैं खुद को एक आइडल मानती हूँ। वाओ! तो आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको, आई मीन 4 इयर्स की थी आप, जब आपको पता चला कि आप फिजिकली डिसेबल हो चुकी हैं? आप तो तब बच्ची थी, आपको तो इस बात की समझ भी नहीं रही होगी, बट जब आपने इस बात को रियलाइज किया और जब वो टर्निंग पॉइंट आया, आपके दिमाग में आया कि मैं सबसे अलग हूँ, तो उस पॉइंट के बारे में बताएं, उस टाइम के बारे में बताएं। क्या लगा था आपको, कितना डर फील हुआ था? मैम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं बच्ची थी तब तो बचपन में मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मेरे साथ जो हुआ है वो एक डिसेबल पर्सन हूँ, तो मैं सबसे अलग हूँ। लेकिन गांव में एक माहौल रहता है कि आपके फैमिली में आपको नहीं पता चलता कि आप एक स्पेशल चाइल्ड हो, लेकिन जब बाहर के माहौल में जब आप निकलते हो तब आपको पता चलता है कि भाई नहीं, हम दुनिया से, ये लोग हमको एक अलग नज़र से देखते हैं। यानी कि उन लोगों को ऐसा था कि भाई मैं अलग हूँ। तो बच्चे के साथ जब मैं पहली बार जब मैं स्कूल में गई तब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चे मुझे ऐसे देखते थे कि जी मैं कोई अलग दुनिया से आई हूँ यहाँ। तो वो देख के मुझे बहुत अजीब फील होता था कि भगवान ने ऐसे क्यों किया। फिर ये सोच सोच के मैं घर से बाहर निकलना बंद कर देती थी। तो मेरे लिए वो माहौल जब और गाँव में ज्यादातर होते हैं क्योंकि एजुकेशन का अभाव होता है, इसकी वजह से ये ज्यादातर फेस करना पड़ता है बच्चों को। एम्पैथी की फीलिंग भी कम होती है। हाँ, फीलिंग यानी कि बच्चों के लिए उसको होती ही नहीं है। वो हमारे गांव में एक हमारे लिए लैंग्वेज यूज की जाती थी लंगड़ी। तो वो शब्द जब मैंने पहली बार सुना था ना मैम, मैं अभी वो मेरे कानों में वो शब्द अभी भी गूंजते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि भगवान ने मुझे क्यों ऐसा दिया, क्यों मुझे ऐसा किया, सबसे क्यों डिफरेंस बनाया है मेरे को, क्यों मेरे में क्या ऐसी थी, क्या मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ता है। तो तब मुझे बहुत बुरा फील होता था। लेकिन मेरी दादी थी जो अभी इस दुनिया में हयात नहीं है, लेकिन मेरी दादी का एक बहुत अच्छा मोटिव था कि बच्चे जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि कुत्ते जाते तो हाथी जाता है, तो कुत्ता भौंकता ही रहता है, तुम वैसे जैसी बन जाओ। तुझे भगवान ने एक वरदान दिया है कि भगवान ने तुझे ये डिसेबिलिटी दी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक अभिमान बनेगी आगे जाके। आज में वो सही में मुझे सही मायने में लगता है कि नहीं, जो भगवान ने दिया है वो सही में मुझे हजारों में से एक बच्चे को ऐसा होता है तो एक स्पेशल कुछ समझ के ही भगवान ने, नहीं ये अलग डिफरेंस कुछ करेगा। तो यही सोच के तो मुझे तब बहुत बुरा लगता था मैम, क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग वाली थी। तो तब मैंने बहुत फेस किया है ये सब चीज। और आज सोनल वसोया एक नाम बना चुकी हैं, देश के लिए एक अभिमान का विषय है। सो सोनल, कभी ऐसा पल भी आया लाइफ में जब लगा कि बस अब और नहीं, और ऐसे पलों में खुद को कैसे संभाला आपने? मैम बहुत बार ऐसा पल आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि गांव का माहौल ऐसा होता है तो आपको हर कदम पे ये फेस करना पड़ता है। लेकिन नहीं, मैं भी ऐसी हो गई थी कि नहीं, अब जो भी होगा आगे मैं अपनी लाइफ को ऐसे संवारूंगी कि ये लोग ही आज जो मुझे जो नाम से बुलाते हैं उसी नाम को मैं अपना एक नाम बना के उसके सामने रखूंगी। तो आज मैं उस फेस से निकल चुकी हूँ, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, आज मैंने वो
वाओ, तो स्पोर्ट्स में कैसे उतरी? आई मीन जब आप प्लेग्राउंड पर गई तो तब आपके साथ में एक हिम्मत थी या एक कॉन्फिडेंस भी था कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी यहाँ पर? मैम जब 2010 में जी हमारे यहाँ जब पीएम साहब जब मोदी सीएम थे जी तब हमारे यहाँ मोदी साहब ने स्पेशल खेल महाकुंभ की शुरुआत की कि जिसमें हम स्पेशल जो एबल चाइल्ड बच्चे हैं वो अपना अंदर जो हुनर है वो दिखा सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म किया। तो उसके अंदर जब मैं पहली बार गई तो मुझे मैं जेवलिन में मेरा गोल्ड मेडल है, बिना प्रैक्टिस से बिना नॉलेज से कभी मैंने जेवलिन हाथ में नहीं पकड़ा, कभी मैंने थ्रो नहीं किया था, उसी चीज में मैंने गोल्ड लाया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं अब मेरी लाइफ का एक मोड अलग आ गया है, अब मैं बस उसी रास्ते पे चली कि बस अब मुझे खेल जगत में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चुका, हमारी जो अंदर एक हुनर था उसको एक लॉन्च करने वाला एक प्लेटफॉर्म मिला था। तो मुझे इसमें बहुत आगे बढ़ने का एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बिल्कुल, मेडल तो आपको मिला, लेकिन आप एक पैरा एथलीट बनना आसान नहीं होता, बहुत से स्ट्रगल्स आते हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं। क्या होते हैं वो स्ट्रगल्स? मैम वो स्ट्रगल तो है ना, एक बोलते हैं ना कि जब पोडियम के हम बोलते हैं कि भाई पोडियम पे हम जाते हैं 2 सेकंड पोडियम पे हमको आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू हमारी जैसे 1-2 सेकंड की पीछे हमारी सालों की मेहनत रहती है मैम। क्योंकि मेरा बॉडी है 85% वर्कलेस है, तो उसमें मुझे 3 घंटा, जब नॉर्मल बंदे को 1 घंटा जिम में वर्कआउट करने में लगता है वही वर्कआउट मेरे को 3 घंटे में खत्म करना पड़ता है। तो ये जो इंजरी से हम रहते हैं, क्योंकि मेरा तो हर एक कदम पे मेरे को सोच समझ के चलना पड़ता है, वैसे भी मेरी बॉडी इतना वर्क नहीं कर सकती। तो तब वो लाइफ किसी को नहीं दिखती जब स्ट्रगल लाइफ होती है ना, लेकिन जब मेडल आता है तब सबको दिखता है कि लेकिन एक मेडल के पीछे जो मेहनत रहती है वो हम फेस नहीं कर सकते मैम। आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैम मैं जब छोटी 4 साल की थी तभी मुझे ये बुखार में से हुआ था। मुझे 4 साल की थी तभी ये इंजेक्शन मुझे दिया गया और बुखार में से मेरी नसें खींच गई और मुझे पोलियो हुआ। फिर पोलियो के बाद मुझे बाय रोड एक्सीडेंट में मेरा एक स्पाइन में भी एक दिक्कत हुई है, तो मुझे स्कोलियोसिस भी है। तो मेरा 85 बॉडी वैसे वर्कलेस है, यानी कि 85%। ओह माय गॉड, और उसके बावजूद आप इतना जबरदस्त काम कर रही हैं। वाह, आपने जब अपना पहला मेडल या अचीवमेंट आपको हासिल हुआ था उस पल के बारे में बताएं, उस टाइम आपने कैसा फील किया था? मैम जब पहला मेडल मेरा 2010 में स्टेट लेवल का नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। अच्छा। तो भी मेरे को इतना सुकून, इतना अलग ही, मैं बिलीव नहीं कर सकती थी मैम। मैं बार बार मेडल के सामने देखती थी कि ये सोनल तूने मेडल दिया है क्या, ये सही में तूने। जो लोग बोलते थे मेरे को कि सोनल तू ये नहीं कर सकती, स्कूल लाइफ में ऐसा होता था कि हमको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, क्योंकि एक व्हीलचेयर वाले को बच्चों अलग दिखते हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चे नहीं कर सकते, उसको कोई इंजरी हो जाएगी ऐसा वैसा। तो ये लोग हमको खेलने नहीं देते थे। जब पहला मेडल आया तो मेडल को देख के बोलते सोनल तूने ये मेडल लिया है, अब तेरी दुनिया ही अलग है, तुझे खेल जगत में ही आगे बढ़ना है। तब से मैंने ठान लिया था पहला मेडल देख के ही कि नहीं अब बस मेडल ही मेरी आगे की शान है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन आपने सिर्फ एक गेम में नहीं, बहुत से गेम्स में मेडल हासिल किए हैं। इस कंसिस्टेंसी का क्या राज है? मैम जब मैं पहली बार जब एथलेटिक्स में गई तो एथलेटिक्स का मेडल आता रहा, डिस्कस में, जेवलिन में, व्हीलचेयर हर्डर में, शॉट पुट में। फिर मैं एथलेटिक्स तो 5 साल खेलिया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरे में और भी एबिलिटी है, और भी मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत। तो फिर मैंने 2016 में पहला मैंने गुजरात को पावर लिफ्टिंग का, गुजरात का महिला पार्टिसिपेंट होकर पहला सिल्वर मेडल दिलाया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं ये प्रैक्टिस के साथ साथ जिम का वर्कआउट मेरा होता है, तो उसमें मेरे को बेंच प्रेस करना पड़ता है, तो मैंने पावर लिफ्टिंग खेला, क्योंकि वो एथलेटिक्स में ही कंबाइंड हो जाता है यानी कि। तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग खेला। फिर उसके बाद जब एक काइट फ्लाइंग का तो मेरा अलग ही एक फील्ड है। फिर उसके साथ एक व्हीलचेयर का आया कि मेरे सामने आया कि इंडिया लेवल पे हम व्हीलचेयर खेलने जा रहे हैं, बंदे बना व्हीलचेयर टीम बना रहे हैं। तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेंट खेला, तो इंडिया को मैंने फर्स्ट सिल्वर मेडल मिला तब हमारा, इंडिया को। हाँ। फिर उसके बाद मैं फेंसिंग में गई, नेशनल फेंसिंग, क्योंकि फेंसिंग ही ऐसा एक गेम्स है कि मैंने सोचा कि मेरे को अलग अलग गेम्स खेलने का शौक है मैम। क्योंकि मेरा एक टारगेट तो अलग रहता है, मेरा ओलंपिक का एक गेम्स का टारगेट अलग है, लेकिन साथ में मैं गेम्स कर सकती हूँ। और एक मजबूरी भी होती है कि हम मेडल लाएंगे, हमारी गवर्नमेंट में से कुछ पैसे मिलेंगे, तो हम आगे का सर्वाइव के लिए हमको दिक्कत ना हो, इसलिए हम मेडल की चाहना रखते हैं कि हमको और मेडल मिले। लेकिन उसका अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, हम ये प्रैक्टिस में ही हम हुनर हमारे में इतने आ जाते हैं कि हम मेडल ले लेते हैं। बहुत। फिर मैंने लॉन टेनिस खेला, फेंसिंग खेला। आसान नहीं होता अलग अलग गेम्स खेलना।
हाँ मैम, हर एक का अलग, सबका अलग अलग एक रहता है, बॉडी मूवमेंट सबकी अलग अलग रहती है। लेकिन मुझे एक शौक था और मुझे था कि मैं नहीं कर लूंगी, तो उसमें मैं वो भी सब गेम्स में, मल्टीपल गेम्स में भी मैंने मेडल हासिल भी किए हैं। तो सोनल, हर मेडल के पीछे एक कहानी होती है। कौन सा मेडल आपके दिल के सबसे करीब है? मैम इतने सारे मैंने मेडल लिए हैं, यानी कि 85 मेडल्स मिल चुके हैं आपको। हाँ 85 मेडल मैंने लिए हैं मैम। उसमें सबसे ज्यादा जो मेरा मेडल की कहानी है तो कैनोइंग कयाकिंग वालों गेम्स की है। कौन सा गेम? कैनोइंग कयाकिंग, अच्छा, वाटर स्पोर्ट के। वाटर स्पोर्ट। हाँ ओके। के जिसने मैंने पहले 5 नेशनल और 2 इंटरनेशनल मेडल लिए ना, उस वो सातों मेडल में एक अलग कहानी है। 2 इंटरनेशनल मेडल भी मिल चुके हैं। हाँ मैम, 2 अभी जापान टोक्यो 2024 में मैंने एशियन चैंपियनशिप में गुजरात को फर्स्ट सिल्वर मेडल दिलाया, और 25 थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप में मैंने गुजरात को सेकंड मेडल, ब्रोंज मेडल दिलाया। और गुजरात में मैं गेम्स की मैं इकलौती प्लेयर हूँ, यानी कि वाटर स्पोर्ट में हमारे प्लेयर अभी तक नहीं थे, और आगे पता नहीं कि कोई प्लेयर आएगा। लेकिन नॉर्मल भी कोई बंदा ये नहीं कर रहा है, दिव्यांग में तो मैं अकेली हूँ। तो मेरे ये जो मेडल है कैनोइंग कयाकिंग का, उसकी एक अलग ही दास्तान है, अलग ही उसके पीछे एक अलग कहानी है मैम। हम जानना चाहेंगे। मैम जब मैं जब पहला मेडल मैंने नेशनल का लिया था 22 में, तो इसमें ऐसा था कि 15 हमारे सर थे, हमारे कोच है मयंक ठाकुर सर। अच्छा। वहाँ भोपाल में प्रैक्टिस कराते हैं और बहुत अच्छे कोच है। उसने ऐसा देखा कि नहीं ये कर पाएंगी, उसने ऐसा मुझे और मोटिव किया कि बेटा अगर 15 दिन के बाद नेशनल आ रही है। उसने ऐसा भी नहीं पूछा था कि तुझे आगे तू कर सकेगी नहीं कर सकेगी, उसने मेरी बॉडी को देखा, लेकिन उसको इतना था कि नहीं ये कर लेगी। उसने ऐसा बोला कि 15 दिन के बाद नेशनल आ रही है सोनल, तो तू अगर गुजरात जाना नहीं चाहती, अगर रुकना चाहती है तो यहाँ पे रुक ले और एक गेम्स में पार्टिसिपेट करके मेडल हासिल कर सकती है तू ऊपर। फिर मुझे वहाँ पे प्रशिक्षण मिला, मैंने 15 दिन की मेहनत में, मुझे बिना स्विमिंग का भी कोई नॉलेज नहीं था, पानी का भी नॉलेज नहीं था, तो मैं 15 दिन की मेहनत में मैंने एक ब्रोंज मेडल हासिल किया था। वो मेरी सबसे ये मेडल की दास्तान है कि मुझे ये भी डर नहीं था कि मेरी बोर्ड पलटेगी तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। हाँ। और कैसे मैं गेम्स में, मुझे ये भी नहीं था कि मैं मेडल ले पाऊंगी, लेकिन मेरा ये पहला मेडल है, तो मुझे ये सबसे दिल के करीब है मेडल मेरा। बहुत खूब। मतलब मेडल मिलना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, मेडल तक पहुंचने का सफर जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके शब्दों में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेडल या वहां तक पहुंचने का सफर? मैम दोनों में स्ट्रगल है, मेडल तक पहुंचने में भी स्ट्रगल है और मेडल लेना भी स्ट्रगल है, लेकिन उसके पीछे, लेकिन जो सबसे मेरा एक ही गोल है, मेडल वहां तक पहुंचना। मेडल तो वहां तक पहुंच गए तो फिर हमारे में हमको प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमको खुद को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम मेडल ले लेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना ही हमारा एक सबसे ज्यादा सफर होता है, मुश्किल सफर होता है कि हम बस वहां तक पहुंच गए, फिर मेडल लेना हमारे हाथ में है, हमारे अंदर जज्बा होता है तो हम मेडल को हासिल कर लेते हैं। तो इतने मेडल्स के बाद में आपका एक वो प्रेशर बन जाता है या कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाता है? नहीं, एक प्रेशर तो उम्मीदों का रहता है, वो मुझे लगता है होना भी चाहिए सर। हाँ, है ना, एक वो हेल्दी प्रेशर। हाँ, एक उम्मीदों का प्रेशर रहता है जी। मैं जब गेम्स खेलने जाती हूँ तो बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग होती है, बहुत सारे लोगों की ऐसी विशेष होती है, सोनल गोल्ड लेके आना, गो फॉर गोल्ड, तो बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें जब होती है ना, तो उसके एक प्रेशर नहीं बोलते, लेकिन हम उम्मीद बोलते हैं। उम्मीद के लिए हम करते हैं, हमारे प्रेशर तो कभी हमारे सर का भी नहीं रहता कि नहीं आप अपना बेस्ट दो, बस आप अपना बेस्ट दोगे वो हमारे लिए मेडल है, अपना बेस्ट करके आना, बस हमारे सर का भी यही ब्लेसिंग होता है, यही विशेष होती है कि आप बेस्ट करना। मेडल की चाहना तो रहती है, लेकिन बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाता कभी भी मेडल के लिए, लेकिन उम्मीद जो रहती है ना उसके लिए हमको ये आगे ऐसा नहीं है, आगे के हम बस मेडल देना है। बहुत खूब। और यही होप, ये उम्मीद जो होती है वो कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जगा देती होगी कि मैं कर दिखाऊंगी, मैं कर लूंगी। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। सोनल, तो कौन सा गेम ऐसा है जो आपको इमोशनली सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है? ये मुझे नहीं कहा कि गेम्स ने ऐसा मुझे इमोशनल स्ट्रांग बना दिया है। अच्छा। क्योंकि हाँ, बिना पानी का नॉलेज के बिना मैं जो ये गेम्स में गई थी तो मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए मैं डरती नहीं हूँ। जैसे कि हम शांत पानी में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हमारा गेम समुद्र में भी आ जाए ना तो भी हमको इस बात से मैं डरती नहीं हूँ। वाह। और ऐसा हुआ भी था मैम कि जैसे कि हमारा यहाँ भोपाल में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बंद तालाब में प्रैक्टिस होती है, तो हम जब जापान खेलने गए तो वहाँ पे समुद्र में था गेम्स, तो ये हमारे लिए वो एक अलग ही बन जाता है। मल्टीपल स्पोर्ट एथलीट बनना जो है
ये आपका डिसीजन था या ये सिचुएशंस ने आपको धीरे धीरे बना दिया था? ये मेरा एक कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं मल्टीपल गेम्स खेलूंगी जी। लेकिन जैसे कि एक खेलना एक मेरी मजबूरी समझो या कुछ भी कि हम आगे मेडल चाहिए, हम ये सोचते कि इस गेम में मेडल ले लेंगे, गवर्नमेंट में कुछ पैसे मिलेंगे तो आगे हम सर्वाइव करने के लिए हमारा एक काम लग जाएगा, उस हिसाब से हम खेल। फिर मेरा आगे जाके एक बस मुझे एक जुनून बनता गया, बस मेडल ये मेरा एक सपना बन गया है कि जहाँ पे भी मेडल होता है वहां पे मुझे कुछ नहीं दिखता, बस मेडल ही दिखता है। बस जहाँ पे भी ऐसा कोई गेम्स नहीं है मैम कि जिसमें मुझे ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे मेडल मिल रहा है तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बस मेडल दिखता है मैं चली जाती हूँ। बहुत खूब। इसे कहते हैं कि अपनी आंख जो, अब वो बोलते हैं ना कि अर्जुन का तीर जो था, हाँ। वो बस चिड़िया की आंख पर था। आप भी कुछ उसी तरह से मेडल को देखती हैं। बस मेडल ही मेरा एक बन गया है कि कोई ऐसा बोले कि सोनल ये गेम सारी है नेशनल, बिना सोचे मैं मेडल आए, बस मेडल देखता है तो चली जाती हूँ। जी। अच्छा, अब जैसे आपने भी बोला कि लोग सिर्फ पोडियम को देखते हैं या आपको पोडियम दिखता है, लेकिन पोडियम से पहले एक प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस की कहानी बहुत मुश्किल होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी इंजरीज भी आती हैं। ऐसे में खुद को कैसे कंटिन्यू करती हैं? कुछ इंजरीज आपकी भी हुई होंगी इस दौरान, तो उनके बारे में कुछ बताएं। मैम जब ये जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना, उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है क्योंकि मैं घर से दूर रहती हूँ, भोपाल में 3 साल से मैं अकेली रह रही हूँ, वहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। वहाँ पे मेरी इतना वर्कलेस बॉडी होने के बाद जब मेरे हाथों में, हमको इंजर होते हैं अपर बॉडी में ही होते हैं, हाथों से ही होते हैं ज़्यादातर हम, तो मैं जब व्हीलचेयर के बिना जब मुझे थोड़ा सा भी अपना कुछ काम करना हो तो हाथों के सहारे करना पड़ता है। लेकिन वो जब पीरियड आता है ना मैम, तब हम ऐसा सोचते हैं कि खेल जगत हर एक के लिए आसान नहीं होता। जब सुबह में 5 बजे हर एक को उठना, इस चाहे विंटर हो, मानसून हो या समर हो, कुछ भी हो, हमको 5 बजे उठ के हमारा जो रूटीन है उसको फॉलो करना ही है। चाहे वो कैसा भी दर्द हो, आपको कुछ भी हो, अगर दर्द भी है आपको प्रैक्टिस मिस नहीं करना है, प्रैक्टिस में जाना है, क्योंकि एक रूटीन बना के रखना है। इसीलिए हमारा कि हम उसको एक ऐसा नहीं कि इंजर्ड है हम सोते रहेंगे, ऐसा नहीं है, हमारा एक रूटीन बना के रखते हैं मैम। और मैं तो घर से भी दूर हूँ तो हर एक काम में मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि बीच में ही मुझे टेनिस एल्बो हुआ था, तो टेनिस एल्बो में ऐसा रहता है हाथ आप जमीन पे नहीं लग सकते, और मेरा बहुत सारा, मैं कुछ काम हाथों के बिना नहीं कर सकती। और आपको हाथ भी नहीं यूज कर? हाँ, और हाथ के ऊपर वेट भी नहीं देना था डॉक्टर का। लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा रहता है ना मैम, आज तक मैंने कभी इतना भी फिजियोथेरापिस्ट का नहीं कराया है कि इतना मैंने नहीं किया है, उसके बिना भी मेरा ये जो दर्द है ना वो भी कंप्लीट होता जा रहा है। वाओ, क्या बिलीव नहीं करेंगे, टेनिस एल्बो में मैंने 1 ही महीना सिर्फ मैंने फिजियो करवाया था, 3 महीने में 1 ही महीना मैंने फिजियो दिया था, तो भी मेरा हाथ सही होता गया था। वो आपके अंदर की विल पावर थी, और जहाँ पर विल पावर और एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो इंसान अपने आप ही आगे बढ़ता है और सारी प्रॉब्लम्स को पार कर लेता है। वही आपके साथ भी हुआ है। ग्रेट। आज तक मैम मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई है, चाहे कितना भी, हाँ कितना भी हो जाए, मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती। ये भी आपके अंदर का पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसको पता ही है कि सोनल डी है, उसको तो बस ऐसे ही ठीक होना है, उसको बीमारी भी छू नहीं पाएगी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वरना घर से दूर रह के इतना स्ट्रगल करती हूँ मैम जी। खुद का काम 85% बॉडी में अपना खुद का काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रूम से लेके किचन से लेके मैं सब कुछ काम मैं अपने आप कर लेती हूँ मैम। आई सैल्यूट यू सोनल, आप वाकई में हमारे लिए, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आप मुझे ये बताइए कि मेडल्स के बाद में सोसाइटी का बिहेवियर आपको लेकर बदला, क्या चेंजेस आए? मैम इसके बाद तो एक अलग ही नजरिया है सबका सोसाइटी का। जब हम कुछ नहीं गए तब मेरा नाम अलग था, अब जब मेडल देने के बाद सोसाइटी में जो मान सम्मान जो बढ़ा है वो एक अलग चीज होती है कि वो मेरी मेडल, इसीलिए मेरे मेडल पे शान है, क्योंकि मेरा मेडल ही मेरी शान है, क्योंकि मेडल ने मुझे एक सोसाइटी में लाके खड़ा कर दिया है। वरना जो सोसाइटी हमको इग्नोर करती थी, आज वही सोसाइटी हमको बुला बुला के सम्मान दे रही है, तो एक अलग ही हमारा लेवल बन गया है सोसाइटी में भी। दिस इज़ वेरी पेनफुल एक्चुअली सोनल, आज आप बड़े आराम से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि जो दर्द, जो पेन आपने पहले सहा होगा और आज आपको मेडल्स मिल रहे हैं, तो आपने अपनी जर्नी को इतना सशक्त बना लिया है, तो बहुत खूब। लेकिन ये बात सबके नसीब में नहीं होती, उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो इतना पॉजिटिवली सोचते हैं, जिनमें हिम्मत होती है, जो अपने स्ट्रगल्स को पार करके कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जो रिस्पेक्ट मेडल के बाद मिलती है, क्या वो हर स्पेशली एबल इंसान को मिलनी चाहिए वैसे भी सोसाइटी में?
क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी तो मोदी साहब ने हमारे लिए दिव्यांग पेस्टल बच्चे के लिए बहुत सारी अवेयरनेस लाए हैं, सोसाइटी में एक अलग हमको नजरिए से देखा जाता है। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक नाम होने के बाद आप हमको जो जो एक सोसाइटी में हमारा एक लेवल आप करते हो फाइन, लेकिन इससे अच्छा है कि आप पहले ही उस बच्चे को इतना मोटिव करो कि उसको इस वहां तक स्ट्रगल करने की जरूरत ही ना रहे। कोई बच्चा अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है तो उसके पीछे का एक राज होता है कि जैसे कि आज मैंने भी ठान लिया था कि इस गांव से मैं निकल के बाहर ऐसी अपनी दुनिया बसाऊंगी कि जहाँ पे मुझे इस ताने ना सुनने पड़े। मैं इससे तंग आ चुकी थी, ऐसे माहौल से मैं निकली थी, क्योंकि मैंने भी एक लेवल मेंटेन किया था ये जो सोसाइटी का, इसीलिए है मैम। तो मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड बच्चा ऐसा है तो आप उसको एक सोसाइटी में अपना एक ऐसा स्थान दो कि वो अपने सम्मान के साथ जी पाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक नाम करने के बाद अगर सोनल मेडल लाई है फिर ही सोसाइटी में मान बना है, तो एक अलग चीज होती है मैम। हर एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो उन बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में आपके कोई सोसाइटी में कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसको भी एक स्पेशली ऐसे ही ट्रीट करो कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा है। अगर इस पूरे सिस्टम में आपको कोई एक चीज चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैम मैं पैसा उससे सबसे पहले मैं यही चेंज करूंगी कि अगर जो गवर्नमेंट का जो स्पेशल बच्चे के लिए जो अभी पॉलिसी बनी है उसमें सबसे ज्यादा और भी मैं इम्प्रूव करना चाहूंगी। अभी हमारे लिए बहुत सारा अच्छा पॉलिसी बन रही है। हमारे सोसाइटी में एक सुगम्य भारत का भी एक प्रोजेक्ट आ गया है कि हर एक बिल्डिंग में आपको रैंप होना चाहिए कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इजीली व्हीलचेयर मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा तो मैं और भी इसमें इम्प्रूव करना चाहूंगी। अगर मुझे एक दिन ऐसा मौका मिले कि मैं अपने भाई बहनों के लिए और कुछ करूंगी तो मैं ये पहले चाहूंगी कि हमको इको फ्रेंडली बनाया जाए पूरा माहौल। ऐसा हर सोसाइटी में हमको एक स्टेप बाय स्टेप, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। बहुत खूब। हम भी एक सम्मान के साथ जीना चाहते जी बिल्कुल, इसका आपको पूरा अधिकार है, राइट है इस चीज का। और अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा आपसे पूछे कि मैं सोनल बेन बन सकता हूँ, क्या कहेंगे आप उसे? डेफिनेटली बन सकते हैं अगर अंदर जज्बा है। बोलते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पंख नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो हौसला है तो हम आप बन सकते हो, सोनल बन सकते हो। अगर मैं भी ऐसा चाहूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी ऐसा मानूंगी कि मैं अगर इनके जैसा बनना तो मैं भी बन सकती हूँ। मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मैं भी अभी भी मैं जो मेरा लेवल है वो भी मैं अलग नजर से दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक का मेडल लेके एक अलग ओलंपियन बनूं। मेरा भी एक अलग नजरिया है, तो मैं भी ऐसा चाह रखती हूँ कि नहीं मैं अलग ही एक ओलंपियन जैसी बनूं, एक मैं ओलंपियन का टैग लगाऊं। तो हर एक बच्चा भी ये सोच सकता है, तो अपने एक जज्बा अपने हौसला होता है तो आगे बढ़ सकता है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? मैम मेरा फ्यूचर में यही है कि बस मैं इंडिया के नाम पे एक मेडल लाके दूं, और बस आगे मेरी जर्नी यही है। और मेरा गोल भी यही है कि बस मुझे स्पोर्ट, खेल जगत ही मेरी दुनिया बन चुकी है, अब बस स्पोर्ट में ही आगे बढ़ना है और बस एक देश के नाम अपना मेडल देना है। ईश्वर करे आपकी इच्छा ये जरूर पूरी हो, और हमारे लिए आप देश के लिए एक मान का विषय हैं, और आप हमारे लिए मेडल जरूर लाएं, अपने देश के लिए जरूर लेकर आएं। लेकिन सोनल, क्या आज भी कभी ऐसा मौका आता है कि आपको रोना आ जाए? तो ऐसे कोई पलों में आप खुद को क्या कहती हैं, क्या क्या कहकर उठाती हैं? मैम बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हम जितना दूसरों को मोटिव करते हैं ना, उसका अंदर से भी हम डिमोटिवेट होते हैं कभी कभी। ऐसा बहुत ये बात होती है सच में। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा आ जाता है, कभी हमारे से वर्कआउट में भी हमारा बॉडी जब सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब हमसे बोट में भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, जिम का वर्कआउट में कोई हमको पूरा खत्म नहीं हो रहा है, तब हमको ऐसा लगता है, हम डिमोटिव खुद हो जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं हमसे और इसमें वो करने की जरूरत है। तब मैं खुद बहुत सैड हो जाती हूँ, तब रो लेती हूँ। लेकिन रोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए भी वहां पे कोई नहीं होता, तो खुद को ही खुद को संभालना है कि नहीं सोनल, तुझे तेरे पापा का, मेरा एक गोल है कि मेरे पापा 2014 में एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसका एक सपना था कि मैं आगे बढ़ूं और ओलंपियन बनूं। तो मैं बस उसी के लिए फिर मैं सोचती हूँ सोनल, नहीं तुझे खड़ा होना है और तेरे पापा का श्रद्धांजलि के लिए तुझे ये करना है, तो तुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और तुझे ये हिम्मत छोड़ के ये 4 दीवारों की जो दुनिया है तू अभी रो रही है, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर तभी मैं खुद को ही मोटिव कर लेती हूँ मैम। आपको अपने पापा के लिए, खुद के लिए आगे बढ़ना है, और आप यूं ही आगे बढ़ती रहें, हम यही चाहते हैं, हमारी आपके लिए यही विशेष है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एक वर्ड में अपनी लाइफ को आप कैसे डिफाइन करेंगी? फाइटर, चैंपियन, सर्वाइवर? मैम मैं तो चैंपियन ही करूंगी, क्योंकि मैं चैंपियन, बिल्कुल। हाँ, आगे की मेरा यही गोल है, तो मैं
चैंपियन ही करूंगी। बहुत खूब, थैंक यू सो मच सोनल। Thank you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा अभिमान है। ईश्वर करे आप अभी 85, हम जल्दी देखें आपके 100 मेडल्स हो जाएं, आपको गोल्ड मेडल मिले, आप इंडिया के लिए मेडल लेकर आए, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आज भी, कल भी और हमेशा रहेंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू दोस्तों, पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। आपके दिल में जो भी बात है हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करके हमारी सोनल के लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छी विशेस दें, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें अगले पॉडकास्ट के लिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।